चलिए बाजार पर ध्यान देते हैं। इस वक्त एशिया काफी कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको। जापान से सबसे ज्यादा प्रेशर है, 4.25% की गिरावट के साथ जापानीज बाजार बंद हुए हैं। हालांकि चीन आज कुछ बेहतर कारोबार कर रहा है, करीब 3/4% की गिरावट है, तो इनफैक्ट वो एशिया में आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन आप बाकी एशियाई बाजार को देखें, चाहे वो ताइवान हो या फिर कोरियन कॉस्पी, सब जगह अच्छा खासा प्रेशर है। 2% के आसपास का दबाव आपको सब जगह दिखाई देगा। हैंग सेंग 3.5% टूटा हुआ है, तो ऑब्वियस है भारतीय बाजार काफी ज्यादा प्रेशर। सेंसेक्स 445 पॉइंट्स नीचे, इस वक्त ऑलमोस्ट 2% का प्रेशर आ गया है, 24,000 के आसपास पहुंच गए हैं। और निफ्टी इस वक्त 7,300 के नीचे कारोबार कर रहा है, 7,298 का स्तर है, 298-99 के आसपास निफ्टी फिलहाल। मिड कैप 2% नीचे है, टूटे हुए हैं, और बैंक निफ्टी 2.5% टूटा है आज। अगेन ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जो कि आपको 52 वीक लो पर दिखाई देंगे जब बाजार ही 52 हफ्ते के लो पे पहुंचा है। तो कोल इंडिया 52 वीक लो पर, एसबीआई, पीएनबी, वेदांता, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे ऐसे काउंटर्स जो कि दबाव में हैं और अपने नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं पिछले एक साल के। इसमें साथ शामिल है अंबुजा सीमेंट भी, और ओएनजीसी पर भी दबाव, वो भी साल के निचले स्तर पर। साथ ही एसीसी भी इस वक्त 1208 पर ट्रेड कर रहा है। पहला इसका 52 हफ्ते का लो 1212 का था, तो वहां से नीचे आके ट्रेड करता हुआ। टीसीएस भी 52 वीक लो पर ट्रेड करता हुआ। बाइंग कहां पर है, वो जो कुछ एक पॉकेट्स जहां पर आप थोड़ी बहुत खरीदारी देख रहे हैं निफ्टी में, निफ्टी स्टॉक्स में, उनमें हीरो मोटो शामिल है। टू व्हीलर सेगमेंट का, स्कूटर सेगमेंट में कंपनी की मार्केट शेयर थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से हीरो मोटो में आप कुछ बाइंग देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आज काफ़ी बेयर्स के मुताबिक चल रही है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो ऑलमोस्ट 6 शेयर्स गिरने वाले हैं, तब आपको एक शेयर में कुछ बढ़त दिखाई देगी। लेकिन हमारे साथ आज स्टॉक्स पर बात करने के लिए एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। समित, सबसे पहले तो निफ्टी पर कॉल लेना चाहेंगे आपके। 7,300 के नीचे आ चुके हैं हम, क्या करें इस वक्त? 140 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी। गुड आफ्टरनून मुग्धा। देखिए, लास्ट 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन से हम कंटिन्यूसली बताते आ रहे हैं कि जब तक 7700 का एक लेवल जब ब्रीच हुआ था, तब से कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड रहेगा, और 7340 7300 के हम लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट अभी आ गए। मोमेंटम क्लियरली डाउन साइड पे है, बट अभी यहाँ से हम सब्सटेंशियल फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। वोलेटिलिटी रहेगी थोड़ी अभी मार्केट में, क्योंकि हम लोग डे बाय डे न्यू लोज बनाते जा रहे हैं। बट मेरे ख्याल से अभी यहाँ ये लेवल पे ज़्यादा शॉर्ट साइड पे नहीं रहना चाहिए एग्रेसिवली। इनफैक्ट अगर ऊपर के लेवल पे शॉर्ट्स ऑलरेडी इनिशिएट किए हुए हैं, तो ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना चालू करना चाहिए। इंपॉर्टेंट होगा आज के लिए 7300 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करना। तो हम फिलहाल क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, निफ्टी आज 7300 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन कर पाता नहीं, तो इसके लिए अभी ये सेकंड हाफ काफ़ी क्रूशल होगा निफ्टी के लिए। बट ये है, हम ये लेवल पे अभी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने के लिए रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। ओके, इस बीच साउथ इंडियन बैंक के नतीजे आ गए हैं। एनआईआई में बढ़त आई है, 320 करोड़ से बढ़कर 407 करोड़ पर पहुंची है। मुनाफा भी बढ़ा है, लेकिन दिक्कत है एनपीए के स्तर पर, वहां पर भी जंप होता हुआ दिखाई दिया है। 2.24% से बढ़कर ये 2.75% पर निकल कर आया है। नेट एनपीए भी बढ़ा है। प्रोविजनिंग हालांकि बैंक ने बढ़ाई है, उसके बावजूद मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बट बिगेस्ट कंसर्न कि जो ग्रॉस और नेट एनपीए हैं, उनके आंकड़े भी बढ़े हैं। हालांकि स्टॉक लोअर लेवल से थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखेगा आपको। 3.25% के आसपास का 3.25% के आसपास का दबाव चल रहा है, लेकिन 2.75% पर ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में भी बढ़त आई है। 1.8% पर पहुंचे हैं, 1.4% से बढ़कर। सो वो एनपीए का आंकड़ा जो है वही बाजार को चिंतित करता हुआ, और साउथ इंडियन बैंक अब 2.5 से 3.25% का दबाव देखता हुआ। प्रोविजनिंग 68 करोड़ से बढ़ाकर 106 करोड़ पर पहुंची है। बट एनपीए संभल नहीं रहे, लगातार दबाव जारी है। बैंकिंग स्पेस पर ही समित, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। 52 वीक लोज पर इतने सारे बैंक है कि लिस्ट करना ही बेकार है। इनफैक्ट कल एक बहुत ही अहम आंकड़ा सीएनबीसी आवाज ने आपको बताया,
आप अगर बहुत सारे पीएसयू बैंक्स, ऑलमोस्ट ऑल पीएसयू बैंक्स का मार्केट कैप देखें तो वो एचडीएफसी बैंक एक का मार्केट कैप जितना बड़ा हो गया है। तो आप यहाँ पर जो डिस्क्रिपेंसी है पीएसयू बैंकिंग स्पेस और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को, वो साफ नजर आ रही है। इस वक्त करना क्या चाहिए पीएसयू बैंक्स में? क्या और बिकवाली मान के चलें क्योंकि नतीजों का सीजन है, और जैसे कि हम आंकड़े देख रहे हैं लगातार कोई रिस्पाइट नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर खराब जो कर्ज होते हैं उनमें दिखाई नहीं दे रहा। देखिए मुग्धा, क्लियरली पीएसयू बैंकिंग्स में ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। हमने लिटरली उनको लास्ट 1 या 1.5 महीने में 20-25-30% करेक्ट हुए देखे हुए, तो यहाँ पे क्लियरली कोई रिस्पाइट नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से इट्स लाइक अ फॉलिंग नाइफ राइट ना, तो यहाँ पे कैच नहीं करना चाहिए क्योंकि सपोर्ट कितने लेवल पे है वो अभी फाइंड आउट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। हर एक बाउंस आ रहा है उनमें बिकवाली हावी हो रही है, तो हम ज़्यादा अभी फिलहाल पीएसयूज पे फोकस नहीं कर रहे। यस, वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड हो रहे हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई हो, बट वी वुड रादर वेट फॉर अ रिवर्सल पैटर्न। कोई भी डेली वीकली बेसिस पे अगर इनमें जब रिवर्सल आएगा मे बी थोड़े ऊपर के लेवल मिल सकते हैं, बट तभी हम इसमें कोई भी पोजीशन इनिशिएट करना चाहेंगे। करंट लेवल पे अवॉइड करेंगे। बट अगर आप बैंकिंग की बात करें तो उसमें प्राइवेट बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो उसके मंथली चार्ट पे मेजर सपोर्ट लेवल्स के आसपास आया हुआ है। 214 का इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल है। कल हमने अच्छा खासा इसमें बाउंस देखा था, तो हमें लगता है यहाँ पे एटलीस्ट एक कॉन्ट्रा बाय लिया जा सकता है। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है मेरे ख्याल से करंट लेवल पे भी एक कॉन्ट्रा बाय ले सकते हैं। 211 का एक स्टॉप लॉस होगा, क्लोजिंग बेसिस पे दिखना इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से हम कोई भी मार्केट में अगर रिकवरी देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक प्रॉब्ली उसको लीड कर सकता है। 242 के लेवल दिख सकते हैं। ओके, सो 214 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 211 के आसपास क्लोजिंग लेवल पर आप स्टॉप लॉस लगाकर आईसीआईसीआई बैंक में एक कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं, पर हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए ये सलाह है। लेकिन आपको बता दें, बाजार पिछले 1 साल के नए निचले स्तर पर है। ऐसे में हमारी रिसर्च टीम ने बाजार के दिग्गजों से जानने की कोशिश की कि बाजार अब आगे कहां जाकर टिकेगा और क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है। यही बताने के लिए क्या निकला इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा। आशीष, पहले तो ये बताइए कि दिग्गजों का क्या मानना है बाजार को लेकर, क्या आगे और गिरावट देख रहे हैं वो? देखिए, आपने बिल्कुल राइटली पुट करा। लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है, सस्टेन्ड सेलिंग, और इनफैक्ट कहना चाहिए बाजार में एक पैनिक फैला हुआ है इस समय। लाइफ टाइम हाई से अब ऑलमोस्ट 20% करेक्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट इसी महीने अब तक हमने 8% से ज्यादा की कमजोरी या दबाव देख लिया है। तो ऐसे में बाजार की चाल को लेकर, बाजार के आउटलुक को लेकर सबके जहन में काफी बड़े सवाल हैं। ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हमने सीएनबीसी आवाज पर जो बाजार के तमाम दिग्गज आते हैं उनके बीच में एक पोल कराया, यह जानने के लिए कि इस समय बाजार के हालात वाकई कैसे हैं। सबसे पहला सवाल था हमारा कि बाजार क्या इस समय मंदी की गिरफ्त में है, और 60% पोल पार्टिसिपेंट्स मानते हैं हां बाजार मंदी में है। इंटरेस्टिंगली 40% का मानना है कि शायद ये मंदी में नहीं है और अभी भी हम बुल मार्केट के करेक्शन फेज में है। अगला सवाल था हमारा कि निफ्टी यहां से और कितना गिरेगा, सभी जानना चाहते हैं। और उसमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, 7200, मतलब यहां से बहुत ज्यादा शायद डाउनसाइड ना हो। 70% पोल पार्टिसिपेंट्स मानते हैं कि इसके नीचे शायद बाजार ना जाए, लेकिन 30% का मानना है 7000 या उसके नीचे स्लिप होने की गुंजाइश है। अगला सवाल था, ध्यान रखें बैंक बड़ा प्रेशर में है, यहीं से दबाव आ रहा है, हैवी वेट्स हैं और ये पॉकेट अपने हाई से 28% करेक्ट हो चुकी है। हमारा सवाल था कि बैंक निफ्टी अब यहां से और कितना गिरेगा, उनको कहां पे इसका डाउनसाइड नजर आता है। 60% हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स यानी कि आधे से ज्यादा मानते हैं 14,500 के लेवल्स के आसपास शायद बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। तो वो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। आखिरी सवाल था स्टॉक मार्केट की कड़ी में, और हम सब इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि क्या ये पिटाई जो हो रही है, क्या इस समय जो कमजोरी के साथ कामकाज हो रहा है, ये बाजार में खरीदारी करने का मौका है। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आंसर को लेकर, रिप्लाई को लेकर। आपकी स्क्रीन पर 80% लोग मानते हैं लंबी अवधि के लिहाज से खरीदारी करने के बेहतरीन मौके हैं। तो लंबी अवधि के हिसाब से खरीदने का मौका जरूर है, लेकिन गिरावट कितनी और जारी रहेगी ये कि कोई कंसेंसस वहां पर नहीं है। लेकिन कच्चा तेल भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर देखें तो एक तरह से जो पूरा बेयर फेज शुरू हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, शुरुआत वहां कच्चे तेल पर से ही होती हुई दिखाई दी। कच्चे तेल को लेकर ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, चाइना और क्रूड एक्चुअली दो फैक्टर्स थे, इसके चलते ये दबाव इंटरनेशनल मार्केट्स में आया है।
और कच्चा तेल तो अब ऑलमोस्ट अपने 13 साल के लोज के आसपास कामकाज कर रहा है और अब तो डर है कि ईरान से फ्रेश सप्लाई जल्द आने वाला है। हमने जानने की कोशिश करी कि वो जो फ्रेश सप्लाई है ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है, नहीं, शायद नहीं। यहां पर रिस्पॉन्स थोड़ा सा गड़बड़ है। $28 के आसपास कच्चा तेल इस समय कामकाज कर रहा है। 90% लोग मानते हैं, 90% पोल पार्टिसिपेंट्स मानते हैं कि इससे अभी और नीचे खिसकेगा। 50% का मानना है $25 प्रति बैरल और इनफैक्ट 40% ये मानते हैं कि शायद $20 प्रति बैरल तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद वो सारे पोल की डिटेल्स बताने के लिए। तो दबाव अभी भारतीय बाजार में कितना है इस पर कंसेंसस नहीं, लेकिन लंबी अवधि में जरूर एक बाइंग का मौका आपको देखने को मिल सकता है इस वक्त। लेकिन चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन दबाव चौतरफा है, रुपया भी पीछे नहीं है, वो भी 67 रुपए के आसपास, 67 के आसपास आ चुका है $1 का भाव। तो क्यों हुआ है इतना कमजोर रुपया, बताने के लिए आगे हमारे साथ जुड़ेंगे डिम्पी कालरा, समझेंगे क्या रीजंस हैं, क्या आगे और दबाव रहेगा ब्रेक के बाद। रुपए में आज काफी ज्यादा कमजोरी है। अब 67 के नीचे कारोबार होता हुआ रुपए में अच्छा खासा दबाव है और वो शेयर बाजार पर भी दबाव बना रहा है। $1 का भाव 68 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। आखिर रुपए में इस कमजोरी की बड़ी वजह क्या है, बताने के लिए जुड़ रहे हैं डिम्पी कालरा। हाय डिम्पी, क्यों है दबाव इतना ज्यादा रुपए पर? देखिए, रुपए पे जो दबाव का सबसे बड़ा कारण है वो है कि अब विदेशी निवेश एक तो भारत के अंदर काफ़ी हद तक कम हुआ है। पिछले 6-7 महीने से अगर आप देखें तो विदेशी निवेश में बहुत ज़ोरदार से तरीके से कमी आई है, जिससे डॉलर इनफ्लो काफ़ी हद तक कम हुआ है। साथ ही एफडीआई में भी उतनी तेज़ी नहीं रही है। दूसरा बड़ा कारण है कि युआन और कई देशों की और जो कि इमर्जिंग है उनकी करेंसी का वीक होना। असल में भारत पहले थोड़ा डीकपल होकर चल रहा था, लेकिन अब उसकी चपेट में वो भी आता हुआ और वो भी इमर्जिंग कंट्री के तौर पर जोर हो रहा है उसकी अपनी करेंसी। तीसरा, सोने में जो खरीदारी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी गोल्ड का अगर आप इंपोर्ट देखेंगे तो भारत में काफी ज्यादा बढ़ ही रहा है। गोल्ड से आपका डॉलर चला जाता है, जिससे रुपया काफी हद तक कमजोर होता है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए को खड़ा किया जाता है। इसलिए गोल्ड के अंदर जब जब बाइंग होती रहेगी तब तक रुपया आपको काफी हद तक कमजोरी होता दिखेगा। इसके अलावा यूएस में जो ब्याज दरें बढ़ी है, इससे काफी हद तक निवेशक जो है डॉलर में रुझान उनका पॉजिटिव हो गया है और सोने के मुकाबले अब डॉलर में निवेश कर रहे हैं, जिससे एकाएक अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हो गया है ज्यादातर करेंसीज के मुकाबले। और क्योंकि महीने का ये आखिरी सेकंड हाफ होगा, सेकंड हाफ में जो इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर डिमांड होती है वो भी एकाएक बढ़ जाती है। इसकी वजह से भी 68 का जो स्तर है आज हमने टूटते हुए दिखा है। ओके, लेकिन क्या हम उम्मीद करें कि एक सिल्वर लाइनिंग भी है, रुपए में जो गिरावट है उससे फायदा भी होगा? कहां होगा फायदा? फायदा होगा अगर आप डिमांड वाले फैक्टर को हटा दें तो करेंसी का बेनिफिट तो कई सेक्टर्स को यहाँ पे होगा, क्योंकि जिस तरह से गिरावट हो रही है करेंसी फेवरेबल हो गई है कई सेक्टर्स के लिए, जैसे कि टेक्सटाइल का भारत अपने आप में काफी बड़ा प्लेयर है, जो कि यूरोप और अमेरिका में काफी हद तक इसके शिपमेंट्स जाते हैं, तो इसका बड़ा बेनिफिट होगा टेक्सटाइल सेक्टर को। लेदर को काफी बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इंडिया एज अ लेदर हब बना हुआ है और साथ ही इसका एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा है, तो इससे जुड़ी हुई कंपनी जैसे मिर्जा इंटरनेशनल, लिबर्टी, बाटा, इनको बेनिफिट होगा। आईटी को बड़ा बेनिफिट होता है इससे, और इस बार हमने देखा है कि करेंसी फ्लक्चुएशंस में अगर हेज नहीं ज्यादा ना हुआ हो तो कम से कम वो भी इनके फेवर में आ जाता है। फार्मा कंपनीज को इसका बेनिफिट होगा। इसके अलावा कमोडिटीज में चीनी, चाय, चावल, क्योंकि तीनों में भारत बड़ा एक्सपोर्टर है वर्ल्ड मार्केट के अंदर, इनको यहाँ पे बेनिफिट होगा। ऑयल रिफाइनरी वाली कंपनीज को बेनिफिट होने वाला, एमआरपीएल, चेन्नई, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कई दिग्गजों के इस बार अपने रिजल्ट्स भी देखे। ज्वेलरी कंपनीज को इसका बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ज्वेलरी कंपनीज का अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उनको अच्छी करेंसी का फीडबैक यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा देखें तो अब हॉस्पिटल को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म इंप्रूव होगा, और साथ ही भारत में ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज को भी बेनिफिट होगा रुपया कमजोर होने से। राइट, तो यह है पूरी एनालिसिस, रुपए से कहाँ नुकसान कहाँ फायदा। हमारे साथ आज एक्सपर्ट समित चौहान जुड़े हुए हैं। समित, आईटी स्पेस पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। दबाव आज वहां पर भी है, लेकिन क्या आपको लगता है मौका है खरीदने का? फॉर एग्जांपल इन्फोसिस।
देखिए मुग्धा, आईटी की अगर बात करें तो थोड़े मिक्स्ड क्यूज दिख रहे हैं इसमें। अगर इन्फोसिस की बात करें तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर नियर टर्म में थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। रिजल्ट डे पे इसने एक 1100 1110 के रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दिया हुआ था। फिलहाल लास्ट 4 दिन से ये कंसोलिडेट हो रहा है, बट इसमें 1100 1110 पे वापस आता है तो वहाँ पे बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर किसी स्टॉक में स्ट्रेंथ है फिलहाल आईटी में तो वो इन्फोसिस होगा। मे बी हम फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं करें कि ये 1200 का लेवल इमीडिएटली क्रॉस करे, बट एटलीस्ट ये पॉजिटिव बायस से ट्रेड हो सकता है जब तक ये 1100 1110 के लेवल के ऊपर ही है। वेरिन अगर आप टीसीएस देखें तो उसने वीकली चार्ट्स पे एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है, डिसाइसिव ब्रेकडाउन दिया हुआ है। 2300 का उसका एक मेजर सपोर्ट लेवल था। तो वो फिलहाल लास्ट 4-5 दिनों से अगर हम देखें तो वो लेवल के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो जब तक ये लेवल उसका मेंटेन रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे टीसीएस में वीकनेस और गहरा सकता है। 2220 के लेवल भी आ सकते हैं। तो फिलहाल अगर दोनों आईटी स्पेस में अगर दोनों दिग्गजों की बात करें तो आईटी इन्फोसिस पॉजिटिव बायस से ट्रेड होगा और टीसीएस नेगेटिव बायस से। ओके समित, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम ले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार पर रखेंगे नजर।